अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो का टाइटल है हमारा सद्दाम हुसैन, जिनको आप लोग बाखूबी बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। तो आज हम उनकी स्टोरी के बारे में जानेंगे और वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक देखिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। तो फिर चलते हैं वीडियो की तरफ। सद्दाम हुसैन जो अक्सर कहा करते थे, मैं सद्दाम हुसैन हूं, अरबों का शेर, मैं एक अरब नेशनलिस्ट हूं और मेरा मकसद अरब नेशन को यूनाइट करना है। एक दूसरी जगह सद्दाम कहते हैं, इराक के लिए मैं एक ताबूत हूं, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एक जगह और सद्दाम कहते हैं, मैं कभी भी अमेरिका के सामने नहीं झुकूंगा। सद्दाम इराक की हिस्ट्री के एक ऐसे लीडर हैं जिन्होंने इराक की जनता के लिए फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करी, कमजोर और गरीब लोगों को घर दिए, उनके लिए जॉब्स क्रिएट करी, ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज्ड किया, इराक की आर्मी को मॉडर्न बना दिया। एक लाइन में कहें तो सद्दाम ने इराक को एक पावरफुल नेशन में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन यह सिर्फ एक साइड है। जहां एक तरफ सद्दाम इराक के लिए कहा करते थे, इराक एक पावरफुल नेशन है और हम अपनी रक्षा के लिए किसी से नहीं डरते, तो वहीं दूसरी तरफ सद्दाम ने अपने ही मिनिस्टर को गोली मार दी और डेड बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया गया। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में हम सद्दाम हुसैन से जुड़े हर उस पार्ट को डिकोड करके समझने की कोशिश करेंगे। जहां कुछ लोग सद्दाम को इराक का नायक, मुस्लिम वर्ल्ड के लिए हीरो मानते हैं, तो वहीं वेस्टर्न वर्ल्ड में उन्हें डिक्टेटर कहा जाता है। सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम जिसके लिए अलग अलग लोगों के अलग अलग नजरिए हैं। कोई सद्दाम को डिक्टेटर मानता है तो कोई हीरो, कोई सद्दाम को कट्टर इस्लामिक लीडर के तौर पे देखता है तो कोई सेक्युलर लीडर के तौर पे। लेकिन असल क्या है, इसे समझने के लिए हमें स्टार्ट से स्टार्ट करना पड़ेगा। इराक में एक सिटी है तिक्रित और उसमें एक गांव है अल अफजा और इस गांव में एक कबीला था जिसका नाम था अल्बु नासिर, जो कि अहमद बिन हुसैन नासिरुद्दीन के वंशज थे। और इस अल्बु नासिर ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि ये लोग प्रॉफिट ऑफ इस्लाम के ग्रैंडसन इमाम हुसैन के वंश से आते हैं, जो पहले यमन में रहा करते थे लेकिन माइग्रेट होकर तिक्रित में रहने लगे थे। और इसी गांव में रहने वाले हुसैन अब्दुल माजिद और उनकी वाइफ सफा तुल्फा अल मुसल्लत के घर पर 28 अप्रैल 1937 को सद्दाम हुसैन का जन्म होता है और उनका नाम रखा जाता है सद्दाम हुसैन अब्दुल माजिद अल तिक्रिती। हालांकि जब सद्दाम का जन्म हुआ उससे पहले ही उनके फादर की कैंसर की वजह से मौत हो गई थी, जिससे उनकी मां तुल्फा डिस्टर्ब रहने लगी थी और उन्होंने प्रेगनेंसी अबॉर्ट करने और सुसाइड करने की एक नाकाम कोशिश भी करी, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। वैसे उनकी मां ने ये जो दोनों स्टेप लिए थे, अगर वो एक में भी कामयाब हो जाती तो सद्दाम हुसैन का जन्म ही ना होता। लेकिन होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। कुछ टाइम बाद तुल्फा इब्राहिम अल हसन नाम के एक इंसान से दूसरी शादी कर लेती हैं और वहां उनके 3 बेटे होते हैं। साथ में सद्दाम भी उन्हीं के साथ रहते थे। इब्राहिम अल हसन जो कि सद्दाम के सौतेले पिता होते हैं, वो सद्दाम से अच्छा बिहेव नहीं करते। सद्दाम जब सो रहे होते तो उनके पिता उन्हें जगाने के लिए उनकी पिटाई करते। यही सब चलता रहा। सद्दाम जब 10 साल के हुए तो घर से भाग जाते हैं और बगदाद में अपने चचा खैरुल्लाह तल्फा के पास रहने लगते हैं और वहीं उनकी पढ़ाई लिखाई होती है। इस दौरान इराक में एक लीडर हुआ करते थे फुआद अल रिकाबी, जो कि 1951 में एक पार्टी स्टेब्लिश करते हैं जिसे नाम देते हैं बाथ पार्टी और सद्दाम के चचा तल्फा इसी पार्टी के सपोर्टर होते हैं। चचा को फॉलो करते हुए सद्दाम भी 20 साल की उम्र में पढ़ाई लिखाई छोड़कर साल 1957 में बाथ पार्टी ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक 1 साल बाद 1958 में जनरल अब्दुल करीम कासिम के लीडरशिप में इराक से राजशाही को खत्म कर दिया गया और इराक के राजा फैसल द्वितीय को मार दिया गया और यहां से इराक के लिए एक नए पीरियड की शुरुआत होती है, जिसमें आगे चलकर सद्दाम का दबदबा बढ़ना शुरू होता है। 1958 में फैसल की मौत के बाद जनरल कासिम इराक की सत्ता में आते हैं, लेकिन 1 साल बाद ही जनरल कासिम और बाथ पार्टी के बीच टकराव हो जाता है और जनरल कासिम को जान से मारने के लिए एक प्लान बनाया जाता है जिसमें सद्दाम हुसैन भी शामिल होते हैं। 7 अक्टूबर 1959 को जनरल कासिम पर अटैक किया जाता है, जिसमें सद्दाम प्लान के मुताबिक टाइम से पहले फायरिंग शुरू कर देते हैं। कासिम को गोली लगती है और कासिम को मरा हुआ समझकर सद्दाम अपनी टीम के साथ वापस चले जाते हैं, लेकिन
कासिम बच जाता है। हालांकि जब ये अटैक हुआ तो उस टाइम तक बाथ पार्टी में 1000 से भी कम मेंबर होते हैं, लेकिन इस अटैक के बाद बाथ पार्टी और सद्दाम दोनों इराक के लिए हाईलाइटेड फेस बन जाते हैं। इराक को इस अटैक के बाद पहली बार मालूम होता है कि इराक में कोई सद्दाम हुसैन नाम का इंसान भी रहता है। चूंकि अटैक जनरल कासिम पर हुआ था जो कि इराक की सत्ता में था, तो जाहिर सी बात है ऐसे में सद्दाम और बाकी लोग इराक छोड़कर मिस्र के काहिरा भाग जाते हैं। 1961 से लेकर 1963 तक एक बार फिर सद्दाम काहिरा में अपनी पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते हैं। इसी दौरान एक चीज और होती है जो सद्दाम के स्केल को बढ़ा देती है। जब सद्दाम काहिरा में होते हैं तो वो अमेरिकी डिप्लोमेट्स एंड स्पाई एजेंट्स के लगातार कांटेक्ट में होते हैं, मतलब सद्दाम को अमेरिका का सपोर्ट होता है। और 1963 में बाथ पार्टी इराक से जनरल कासिम की सत्ता को उखाड़ फेंकती है और इसे रमजान रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस तख्ता पलट के बाद अब्दुल सलाम आरिफ इराक के दूसरे प्रेसिडेंट बनते हैं। बाथ पार्टी के लीडर को कैबिनेट में शामिल किया जाता है, लेकिन इसी साल के लास्ट में नवंबर 1963 में प्रेसिडेंट आरिफ बाथ पार्टी के लीडर्स को सस्पेंड कर उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। हालांकि इन सब से सद्दाम का कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो तख्ता पलट के बाद इराक लौट चुके होते हैं और एक बार फिर बाथ पार्टी और इराक के प्रेसिडेंट आरिफ के बीच टकराव होता है। सद्दाम प्रेसिडेंट आरिफ को जान से मारने का प्लान बनाते हैं, लेकिन इस बार वो भागते नहीं बल्कि अरेस्ट होना ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उन्हें फांसी नहीं होगी। 1964 में सद्दाम को अरेस्ट किया जाता है और 1966 तक वो जेल में रहते हैं। और जैसा कि कहा जाता है तब तक कोई नेता नहीं बन सकता जब तक वो जेल में ना जाए। सद्दाम के साथ भी यही होता है और यहीं से सद्दाम के राइजिंग पीरियड की शुरुआत होती है। 1966 में जेल से बाहर आने के बाद सद्दाम को रीजनल डेप्यूटी सेक्रेटरी बना दिया जाता है। 1968 में आरिफ को सत्ता से बाहर करते हैं और नए प्रेसिडेंट अल बकर बनते हैं और सद्दाम को अपना डेप्यूटी बनाते हैं। साथ ही सद्दाम को बाथिस्ट रेवोल्यूशनरी कमांड काउंसिल का वाइस चेयरमैन भी बना दिया जाता है। पावर में आने के बाद सद्दाम को रियलाइज होता है, अब वो देखते हैं कि इराक हर तरफ तनाव से जूझ रहा है, वो स्टेबल नहीं है, सोशल, एथनिक, रिलीजन और इकोनॉमिक बेसिस पर बटा हुआ है, सुन्नी वर्सेस शिया, अरब वर्सेस कुर्द, ट्राइब चेयरमैन वर्सेस मर्चेंट्स। सद्दाम ने इसमें सुधार करना शुरू किया, साथ ही साथ इराक की इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार करने, इराक को मॉडर्न कंट्री बनाने में जबरदस्त काम किया, जिसमें एक था इराक में मौजूद ऑयल इंडस्ट्री। 1 जून 1972 सद्दाम इंटरनेशनल ऑयल इंटरेस्ट पर अपना कब्जा बना लेते हैं। और जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है कि कैसे 1973 में इजराइल और अरब के बीच यौम किपुर वॉर के बाद अरब कंट्रीज ने तेल सप्लाई पर रोक लगा दिया था और दुनिया में तेल की कमी हो गई थी। तेल की कीमत बड़ी ही ड्रामेटिक तरीके से बढ़ती जा रही थी। 1972 में यही तेल की बढ़ती कीमत सद्दाम को और पावरफुल बना देती है। इराक की इकोनॉमी इतनी मजबूत हो जाती है कि वो कुछ ही सालों में इराक को ऐसी सोशल सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो मिडिल ईस्ट की किसी भी कंट्री के लिए उनकी पहुंच से काफी दूर होती है। सद्दाम हुसैन इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी के लिए नेशनल कैंपेन चलाते हैं, फ्री एजुकेशन कंपलसरी कर देते हैं जिससे इराकियन पब्लिक पढ़ना लिखना सीखती है। सोल्जर्स की फैमिली के लिए फ्री हॉस्पिटल, फार्मर्स के लिए सब्सिडी, इसके अलावा मिडिल ईस्ट में वन ऑफ द मोस्ट पब्लिक हेल्थ सिस्टम क्रिएट करते हैं और इसके लिए सद्दाम हुसैन को यूनेस्को की तरफ से अवार्ड भी दिया जाता है। अब सद्दाम हुसैन एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं और इराक में एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर कैंपेन इंप्लीमेंट करते हैं, रोड्स बनवाते हैं, माइनिंग को प्रमोट करते हैं जिससे अदर कंट्री में सुपर ग्रोथ होती है। इस कैंपेन की मदद से इराक के सभी शहरों और बाहरी इलाकों में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पहुंचती है। 1970 से पहले इराक की मैक्सिमम पब्लिक गांव में रहा करती थी और उसमें 2/3 लोग किसान हुआ करते थे, लेकिन 1970 के बाद ये नंबर भी तेजी से कम होता है। इराक का जो रेवेन्यू आधे अरब डॉलर से भी कम हुआ करता था वो बढ़कर 10 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो जाता है और इन सब से सद्दाम हुसैन को जबरदस्त फायदा होता है। अब आता है 1976, सद्दाम हुसैन को इराक आर्म फोर्स में जनरल बनाया जाता है और आप जो ये यूनिफॉर्म में सद्दाम की इमेज देखते हो ये सब 1976 के बाद की है। जनरल बनने के बाद सद्दाम तेजी से और पावरफुल बन जाते हैं। जैसे जैसे प्रेसिडेंट अल बकर कमजोर होते गए सद्दाम की पकड़ पार्टी पर मजबूत होती गई। 16 जुलाई 1979 को अल बकर प्रेसिडेंसी पोस्ट से रिजाइन करते हैं और सद्दाम इराक के प्रेसिडेंट की शपथ लेते हैं। अपडेट आती है 22 जुलाई 1979। सद्दाम बाथ पार्टी लीडर्स की एक मीटिंग बुलाते हैं और मीटिंग में सभी लोगों में 68 लोगों की एक लिस्ट से एक एक नाम लेकर उन्हें रूम से बाहर निकालना शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी
68 लोगों को अरेस्ट भी कर लिया जाता है, जिसमें बाद में 22 लोगों को फांसी की सजा सुना दी जाती है, क्योंकि वो सभी 68 लोग सद्दाम के साथ गद्दारी कर रहे होते हैं और जो बाकी लोग रूम में बचते हैं वो उन्हें मुबारकबाद देते हैं। ये वो पहला इंसिडेंट होता है जब सद्दाम प्रेसिडेंट बनने के बाद इस तरह किसी को आइडेंटिफाई करते हैं। एक हफ्ते बाद फिर से 1 अगस्त 1979 को बाथ पार्टी के सैकड़ों हाई रैंकिंग मेंबर्स को फांसी पर लटका दिया जाता है। एज अ प्रेसिडेंट ये उनका दूसरा सबसे बड़ा एक्शन होता है और देखते ही देखते सद्दाम एक मजबूत पावरफुल लीडर बनकर दुनिया के सामने खड़े हो जाते हैं और उनका अगला टारगेट होता है न्यूक्लियर प्रोग्राम। सद्दाम इराक को न्यूक्लियर पावर की मदद से और पावरफुल बनाने के इरादे से साल 1980 में फ्रांसीसी मदद से इराक में पहले न्यूक्लियर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, जिसे नाम दिया जाता है ओसिरिक। सद्दाम का यह पहला ऐसा काम होता है जो वेस्टर्न कंट्रीज की आंखों में चुभता है। 7 जून 1981 को इजराइल इराक पर एक सरप्राइज एयर स्ट्राइक करता है, जिसे ऑपरेशन ओपेरा कहा जाता है और इराक के पहले न्यूक्लियर रिएक्टर ओसिरिक को तबाह कर दिया जाता है। इराक के लिए, सद्दाम के लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है और इसी बीच शुरू होता है इराक ईरान वॉर। 1980 में सद्दाम ईरान पर अटैक करते हैं। ईरान के तेहरान और मेहराबाद एयरपोर्ट पर अटैक किया जाता है और 22 सितंबर 1980 को इराकी फोर्स ईरान के खुजिस्तान में एंटर करती है। खुजिस्तान इराक का एक ऐसा स्टेट होता है जहां तेल का बड़ा भंडार मौजूद होता है। इराकी खुजिस्तान पर कब्जा कर लेते हैं और इसे इराक का एक नया स्टेट अनाउंस किया जाता है और इस पूरे खेल में अरब स्टेट, अमेरिका, यूरोप जैसे देश सद्दाम को तगड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं और सद्दाम अरब दुनिया के रक्षक बन जाते हैं। ये वो टाइम होता है जिसे इराक का गोल्डन पीरियड कहा जा सकता है। हालांकि ईरान इराक वॉर चल ही रहा होता है। इराक इस वॉर को खत्म करने के लिए ऑप्शन भी तलाश करता है और इसके लिए सद्दाम अपनी कैबिनेट से सलाह मशवरा भी करते हैं और उसी में एक मिनिस्टर होते हैं डॉक्टर इब्राहिम। डॉक्टर इब्राहिम सद्दाम को मशवरा देते हैं कि वो टेम्परेरी अपनी प्रेसिडेंसी पोस्ट छोड़ दें, उससे इस मामले को सुलझाना थोड़ा आसान हो जाएगा। नॉर्मली सद्दाम ने उनकी बात सुनी और कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन कुछ हफ्ते बाद डॉक्टर इब्राहिम पर एक हॉस्पिटल इंसिडेंट को पॉइंट आउट कर एलिगेशन लगाकर पहले उन्हें सस्पेंड किया गया एंड बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें मार दिया गया। और जब डॉक्टर इब्राहिम की वाइफ ने अपने हस्बैंड की डेड बॉडी मांगी तो उन्हें डॉक्टर इब्राहिम की लाश के छोटे छोटे टुकड़े दिए गए। ये एक ऐसा इंसिडेंट होता है जहां सद्दाम को लेकर लोगों के नजरिए बदलने शुरू होते हैं। हालांकि इराक ईरान के साथ अभी भी वॉर में ही फंसा होता है, जो कि 1980 से लेकर 1988 तक चलती है, जिसमें दोनों साइड के करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत होती है। 1986 से लेकर 1989 तक इराक के कुर्द एरियाज में अल अनफाल कैंपेन चलाया जाता है, जिसमें करीब 1 लाख कुर्द मारे जाते हैं। और अब आता है सद्दाम की जिंदगी का एक ऐसा टाइम जहां से इराक की किस्मत और सद्दाम का टाइम दोनों बदलना शुरू होता है। वजह बनता है कुवैत। ईरान इराक वॉर के टाइम इराक पर कुवैत का $30 अरब का कर्ज हो जाता है। सद्दाम कुवैत से कर्ज माफ करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन कुवैत मना कर देता है। सद्दाम ऑयल एक्सप्लोर्टिंग कंट्री पर ऑयल प्रोडक्शन कम करने का दबाव बनाते हैं, जिससे तेल की कमी आएगी और प्राइस इंक्रीज होंगे, लेकिन कुवैत इसे भी मना कर देता है और फिर ओपेक में सद्दाम की बात का अपोज भी करता है और खुद कुवैत काफी लार्ज अमाउंट में फ्यूल पंप करता है, जिससे फ्यूल प्राइस स्टेबल रहती है। जबकि सद्दाम चाहते थे कि फ्यूल प्राइस इंक्रीज हो ताकि वो अपना कर्ज चुका सकें, लेकिन कुवैत उनकी इस स्ट्रेटेजी के आड़े आता है। अब यहां पर सद्दाम कुवैत को लेकर कहते हैं कुवैत हिस्टोरिकली इराक का पार्ट हुआ करता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से वजूद में आया। कुवैत पर अटैक करने के लिए यह पहला पॉइंट बनता है। दूसरा, सद्दाम कहते हैं कुवैत तेल पंप करने के लिए तिरछी खुदाई करता है और इराक के हिस्से के तेल को अपने यहां निकाल लेता है। इन पॉइंट्स की वजह से इराक और कुवैत के रिलेशन खराब होते गए। हालांकि यहां तक अमेरिका और इराक दोनों के रिश्ते ठीक ठाक ही चल रहे होते हैं। अब आता है 2 अगस्त 1990। सद्दाम हुसैन कुवैत पर अटैक कर देते हैं 8 अगस्त, यानी सिर्फ 6 दिन बाद दोनों कंट्री को मर्ज भी कर दिया जाता है। हालांकि बाद में जब सद्दाम से पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब होता है कुवैत सही मायने में इराक का 19वां स्टेट होता है और फिर कहते हैं जब मेरे दिमाग में कुछ आता है तो मैं एक्शन लेता हूं, मैं ऐसा ही हूं। इसके अलावा एक और बात सामने आती है। सद्दाम कहते हैं इसकी एक वजह यह भी होती है जहां कुवैती अमीर अल सबा इराक की औरतों के लिए एक बेहुदा बातें कही होती है, साथ ही इराक को बर्बाद करके $10 की वेश्या बनाने की बात कही होती है। एक तरीके से सद्दाम का कुवैत पर अटैक करना
उसका भी पलटवार होता है। हालांकि अब सद्दाम पर कुवैत से हटने का दबाव बनाया जाता है। यूएनएससी की तरफ से सद्दाम को कुवैत छोड़ने के लिए कहा जाता है और यहाँ पर सद्दाम एक नई शर्त रखते हैं। सद्दाम कुवैत से हटने के लिए शर्त रखते हैं कि इजराइल फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक, गोलान हाइट्स और गाजा स्ट्रिप से अपने कब्जे को हटा ले, वो भी कुवैत से हट जाएंगे। ये एक ऐसी शर्त होती है जिससे अरब वर्ल्ड दो हिस्सों में बढ़ जाता है, जहां कुछ सद्दाम की शर्त के साथ होते हैं तो वहीं बाकी जो देश वेस्ट सपोर्टर होते हैं वो उनके साथ फिलिस्तीन के ही खिलाफ खड़े जाते हैं और इस इजराइल वाले शर्त को रिजेक्ट कर दिया जाता है। अपडेट आती है 16 जनवरी 1991। अमेरिका अपने अलायंस कंट्री के साथ इराक पर लगातार बमबारी की शुरुआत करता है। फरवरी 1991 में अमेरिकी और ब्रिटिश आर्मी कुवैत से सद्दाम की सेना को भगा देते हैं और इराक के इलाके फरात तक कब्जा कर लेते हैं और यूनाइटेड नेशन की तरफ से इराक पर बड़े स्केल पर सैंक्शन लगा दिया जाता है, जो कि सद्दाम को इकोनॉमिकली कमजोर कर देता है। इससे सद्दाम बैकफुट पर चले जाते हैं। इसी के बाद 1991 में इराक के अंदर ही एक और विद्रोह होता है जिसमें फिर से लाखों लोगों की मौत होती है, जो कि सद्दाम को और कमजोर कर देती है। यहां तक कि सद्दाम को खाना के बदले तेल वाले यूएन प्रोग्राम को एक्सेप्ट करना पड़ता है। ये इराक के लिए सबसे बुरा दौर होता है, जहां सद्दाम को एक तरह से बड़े ही ड्रामेटिक तरीके से कमजोर किया जाता है। अब यहाँ पर सद्दाम कुछ शरिया लॉ के एलिमेंट्स को री इंट्रोड्यूस करते हैं। सद्दाम के लिखे हुए सेंटेंस अल्लाह अकबर को नेशनल फ्लैग से जोड़ा जाता है और सद्दाम अपने 27 लीटर खून से एक कुरान भी लिखवाते हैं जो आज भी मौजूद है। जहां पहले अमेरिका और सद्दाम का रिश्ता बेहतरीन हुआ करता था, वो अब अरब वॉर के बाद फुल तनाव वाला हो जाता है। अमेरिका सद्दाम को और कमजोर करता है। बीच बीच में इराक पर मिसाइल से हमले होते हैं। कभी अमेरिका और उसकी अलायंस कंट्री अटैक करती हैं तो कभी ब्रिटिश मिसाइल इराक के इलाकों को खंडर में बदलती हैं। 24 फरवरी 2003 सद्दाम हुसैन सीबीएस न्यूज के डैन राथर के साथ एक इंटरव्यू में बैठते हैं और अमेरिकी प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लाइव डिबेट के लिए चैलेंज करते हैं, लेकिन उसे रिजेक्ट किया जाता है। 20 मार्च को अमेरिका अपनी अलायंस कंट्री के साथ इराक पर फाइनल अटैक करता है और इराक के मैक्सिमम एरियाज को अपने कंट्रोल में ले लेता है। इराकी आर्मी हमले को रोक नहीं पाती और सद्दाम का इराक, सद्दाम की सत्ता सब खत्म हो जाता है। यहां तक कि सद्दाम की जो मूर्तियां लगी होती है उसे भी तोड़ दिया जाता है। लेकिन अब तक सद्दाम हुसैन अमेरिकी आर्मी के पकड़ में नहीं आते हैं। उड़ती उड़ती खबरें आती हैं कि सद्दाम को यहां देखा गया, वहां देखा गया, लेकिन वो ज्यादातर गलत ही होती हैं। हालांकि सद्दाम की तलाश जारी रहती है और उसी बीच जुलाई 2003 में सद्दाम के दो बेटे उदय और क्यूसे को अमेरिकी आर्मी जान से मार देती है। अभी भी सद्दाम की तलाश जारी रहती है और अमेरिका इसे ऑपरेशन रेड डॉन नाम देता है। 13 जुलाई 2003 को इराक के तिक्रित शहर, जो सद्दाम का बर्थ प्लेस भी होता है, वहां से सद्दाम को पकड़ लिया जाता है। जब उन्हें पकड़ा जाता है तो उनकी हालत अच्छी नहीं होती। बड़े बड़े बाल, बिखरी दाढ़ी और ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों से नहाए तक नहीं होते हैं। सद्दाम हुसैन पर मुकदमा चलाया जाता है। उन पर 148 लोगों के कत्ल का इल्जाम होता है। हालांकि वो अभी भी इराक के प्रेसिडेंट ही होते हैं। 5 नवंबर 2006 को सद्दाम को गिल्टी साबित किया जाता है और उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है और जब उन्हें मौत की सजा दी जाती है तो वो तेज आवाज में हंसने लगते हैं, मानो उन्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हालांकि सजा तो हो ही चुकी थी तो सद्दाम शर्त रखते हैं कि उन्हें फांसी ना देकर एक सोल्जर की तरह गोली मारा जाए, लेकिन उनकी यह शर्त नहीं मानी जाती। फिर वो ये कहते हैं कि अगर फांसी दिया जाए तो मेरे मुंह पर कपड़ा ना डाला जाए और उनकी यह शर्त मान ली जाती है। और पहली बार ऐसा हुआ था जब जिसे फांसी दिया जा रहा था उसका फेस खुला हुआ था, जबकि फांसी देने वाले जल्लाद के फेस पर कपड़ा था। 30 दिसंबर 2006 खास ईद अल अजहा के दिन, जब पूरी दुनिया के मुसलमान जानवर ज़िबा करके कुर्बानी दिया करते हैं, उसी दिन सद्दाम को फांसी के तख्ते पर लाया जाता है। सद्दाम कलमा शहादा पढ़ते हैं और दूसरी बार जब वो पढ़ना शुरू करते हैं और मोहम्मद कहने ही वाले होते हैं, तब तक लीवर खींच दिया जाता है और सद्दाम फांसी पर लटक जाते हैं। और जब उन्हें फांसी पर लटकाया जाता है तो उनकी सिक्योरिटी में लगे अमेरिकी सोल्जर्स की आंखों में आंसू होते हैं और इस तरह सद्दाम हुसैन एक गुजरा हुआ इतिहास बन जाते हैं। हालांकि सद्दाम हुसैन की जिस तरह की सोच थी और उनके काम करने का जो तरीका था, जिससे इराक दिन ब दिन मजबूत होता जा रहा था, अगर वो मेंटेन रहता और सद्दाम अपनी उसी पावर के साथ इराक की सत्ता में रहते तो आज शायद इराक मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्री के कंपैरिजन में कहीं ज्यादा पावरफुल होता और आज मिडिल ईस्ट की कहानी बेबस और लाचार जैसी बिल्कुल भी ना होती। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं सद्दाम हुसैन को लेकर यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो लाइक शेयर जरूर करें। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।
काफ़ी ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग थी स्टोरी सद्दाम हुसैन की और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। आई होप कि आप लोगों को भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मुझे सपोर्ट करें क्योंकि मेरा चैनल ये न्यू है, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।